तो जैन भाइयों, मैं बिहारी आप सभी का स्वागत करता हूं बिहारी ट्रिक पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री में जो पदार्थ चैप्टर है उससे जो रेलवे में प्रश्न आए भाइयों उन सभी को, ठीक ना। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है भाइयों। तो आकर्षण बल देखिए क्या होता है। आकर्षण बल क्या है ना, एक पार्टिकल एक अणु दो अणु है, दोनों आपस को एक दूसरे से कितना कस के खींच रहा अपनी ओर, उसको बोलते हैं आकर्षण बल। तो ये सबसे अधिक होता है भैया ठोस में, तभी ये सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं भाइयों, ठीक ना। और गैस में ये सबसे कम होता है। जो आकर्षण बल है तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा भाइयों। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा भाइयों, यहाँ बोल दिया सही नहीं है। तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता है, अभी हम लोग पढ़े होता है, तो यही सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भाइयों। आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पदार्थ के कण द्रव और वायु के सतत हस्तांतरित होते हैं, मतलब कि ट्रांसफर होते रहते हैं भाइयों, ये सही है। पदार्थ कणों से बना है, ये बिल्कुल सही है। और पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है भाइयों, ये भी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पदार्थ के कण स्थित अवस्था में रहते हैं, नहीं भाइयों, वो नियंत्रण गतिशील रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा भाइयों। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बाकी सब सही है भाइयों। अब तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है। तो भाइयों पहले 5 थी, लेकिन अब पहले 3 थी लेकिन अब 5 हो गई है भाइयों। 2 ऐड हो गया, एक प्लाज्मा और एक बॉस आइंस्टाइन कंडक्शन करके है। देखिए बॉस आइंस्टाइन कंडक्शन है ना, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा, 5वां बॉस आइंस्टाइन कंडक्शन। अब बोल रहा है डैश में विसरण सबसे अधिक होता है। तीव्रता का मतलब अधिक होता है, ठीक ना भाइयों। तो विसरण मतलब होता है फैलना, कणों का फैलना। तो किसके कण, गैस के कण बहुत जल्दी फैल जाएंगे भाइयों, तो इस कारण गैसों का जो विसरण होगा भाइयों बहुत अधिक हो जाएगा। और ठोस में विसरण सबसे कम होगा भाइयों। तभी देखते हो गरम गरम खाना बनता है तो आपके नाक तक सेंट आ जाता है, किसा हो रहा है, गैस में इसका विसरण हो जा रहा है, इसी कारण। डैश एक शुद्ध पदार्थ है, तो मीथेन भाइयों, मीथेन जो है ना, मीथेन आपका एक बिल्कुल ही शुद्ध पदार्थ है। और ये पेट्रोलियम के जो गैस पाए जाते हैं, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस उसके रूप में पाई जाती है भाइयों, जमीन के अंदर से इसको निकाला जाता है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है भाइयों। रासायनिक परिवर्तन तो आपको पता ही होगा, जैसे कि हम पानी से बर्फ जमा, फिर बर्फ से पानी आ गया, यानी मेरा जो पहले था वो मिल गया तो वो भौतिक, और जो मेरा पहले पदार्थ था वो नहीं मिला तो उसको रासायनिक, ठीक ना भाइयों। अब बुरा नहीं है, ठीक ना। तो ईंधन का दहन, अब ईंधन को जब हम लोग जला देंगे तो फिर से हम लोग ईंधन प्राप्त कर पाएंगे नहीं, तो ये तो है भाइयों, इस कारण ये तो गलत हो जाएगा। अम्लीय जल का विद्युत उपघटन, एक बार इससे जब अम्लीय जल से विद्युत धारा बना लेंगे भाइयों तो दोबारा उसको फिर अम्ल में कन्वर्ट कर पाएंगे नहीं ना, इसी कारण इसका राइट उत्तर हो जाएगा ये। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, और प्लेटिनम का तार का जलना भी रासायनिक परिवर्तन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरआरबी जेई का प्रश्न है भाइयों, देख सकते हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो मक्खन का खट्टा होना। अब मक्खन खट्टा हो गया तो फिर से उसको पहले वाला अवस्था में ला सकते हैं हम लोग नहीं ना, इसी कारण ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा भाइयों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे में जंग लगना इसमें से किसका सामान्य उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है भाइयों। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो निष्क्रियकरण जो है ना भाई, ऑप्शन नंबर सी ये है। क्योंकि देखिए किसी भी जब अम्ल क्षारक आपस में अभिक्रिया करके उदासीन बना देते हैं भाइयों, तो उसी प्रक्रिया ही। तो अम्ल क्षारक, पहले अम्ल था क्षारक था, लेकिन अब क्या बन गया, वो नमक बन गया, तो अवस्था में चेंज आ गया, इसी कारण ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा, डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देखो अंडे का पगना तो है, लेकिन एक आइस क्यूब का पिघलना। अब एक मान लो बर्फ है, बर्फ से पानी बन गया, ठीक ना भाइयों, तो फिर पानी से हम लोग बर्फ नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए भाइयों, शरीर में भोजन का पचना, ये रासायनिक उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। दूध का दही बनना, दूध से दही बन गया, अब दही से दूध तो नहीं बना सकते, ये भी रासायनिक उदाहरण है। लेकिन जल का जल वाष्प में बदलना, वाष्प से फिर उसको जब ठंडा करेंगे तो वो क्या बदल जाएगा, पानी बन जाएगा भाइयों। जब वाष्प बनेगा, वाष्प को जब ठंडा कर दिया जाएगा तो वो पानी बन जाता है।
तो ये भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी, लोहे में जंग लगना भी रासायनिक है। तो पूछा था नहीं है, तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, तो राइट उत्तर हो गया भाइयों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध का दही में परिवर्तित होना अपना पहला ही है भाइयों, दूध से दही बनी, अब दही से दूध नहीं बनेगा, रासायनिक परिवर्तन है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 क्वेश्चन है भाइयों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा भाइयों आपको, बर्फ का पिघलना। बर्फ से पानी जम गया, जब बर्फ था पानी बन गया, तो फिर इसको पानी से तो हम लोग बर्फ फिर से बना सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है। फल का पकना, दूध का दही बनना, अंगूर किण्वित होना, मतलब अंगूर का जो जूस बना लिया जाता है ना भाई, उसको अंगूर किण्वित होना जैसे बोल सकते हैं। तो ये तीनों क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है भाइयों? तो ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है भाइयों। देखिए ये डेफिनेशन दे दिया है और पूछ दिया ये कौन सा नियम है, तो द्रव्यमान, और भी आपको यहाँ द्रव्यमान दिखा तो द्रव्यमान मार दीजिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है भाइयों, अगला क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होते हैं? तो ये द्रव्यमान संरक्षण के अनुरूप होते हैं भाइयों। कहने का अर्थ क्या है ना, मान लीजिए कोई A प्लस बी अब मिल के वो क्या किया, रिएक्शन किया, एरो मार्क, और बनाया C प्रोडक्ट। तो इधर का जो द्रव्यमान रहेगा, मान लो इधर 20 kg द्रव्यमान था, तो C का भी जो द्रव्यमान रहेगा ना भाई वो 20 kg ही रहेगा, यही कह रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरआरबी जेईई का प्रश्न है ये, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं तथा उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसको क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहा जाता है भाई? देखिए उत्पाद क्या है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पाद जो बना, उत्पाद क्या हमारा, जो A प्लस बी मिलके C बनाया ना भाइयों, तो उत्पाद हो गया। अरे जो मिलके बनाया अभिक्रिया, तो ये लोग दोनों का क्या रहता है, द्रव्यमान इधर 20 kg है तो उधर भी 20 kg होगा। ठीक है भाइयों, तो ये कौन सा नियम कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca मतलब कैल्शियम और O मतलब ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? तो भाइयों कैल्शियम जो है ना Ca, इसका परमाणु संख्या 20 होता है और द्रव्यमान 40 होता है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है भाइयों। तो 40 और 16 का दोनों का द्रव्यमान का हम लोग को अंतर रेशियो पूछा, अनुपात, तो क्या आ जाएगा? 16 को अगर 8 से काटेंगे ये 5 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। 40 5 बार में 8 से और 16 2 बार में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भाइयों, देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या होगा? तो पानी का सूत्र भाइयों H2O होता है। अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया इसका द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो होता है अभी पढ़े हम लोग 16 होता है भाइयों। तो इसका जब रेशियो लेंगे तो ये 2 से कटेगा 1 बार में, ये 2 से कटेगा 8 बार में, तो 1:8, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। और भाइयों कभी कभी पूछ देता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिर्फ बताइए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना था, H2O में 2 हाइड्रोजन है भाइयों, ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 हो जाएगा ऐसे केस में। सिर्फ हाइड्रोजन है, ये तो द्रव्यमान था, इस कारण ये हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व के लिए दो अक्षर शामिल है? प्रतीक के लिए 2 अक्षर शामिल होंगे भाइयों। मतलब पूछा जैसे कार्बन को C से डिनोट करते भाइयों, तो इसमें तो एक अक्षर है, आयोडीन को I से डिनोट करते तो एक अक्षर हो गया, लेकिन Fe का जो प्रतीक है मतलब लोहा का, वो Fe है, लोहा को Fe बोलते हैं भाइयों, फेरस, तो ये 2 अक्षर का हो गया। ये 2 अक्षर का प्रतीक पूछा किसका, तो ऑप्शन नंबर सी लोहा। और फ्लोरीन के लिए हम लोग F का यूज करते हैं, F से फ्लोरीन। देखिए नीचे दिया भी है, कार्बन का C, आयोडीन का I, लोहा का Fe, 2 अक्षर हो गया भाइयों, और फ्लोरीन का F। अब रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा डैश में लिखते हैं, तो जो रासायनिक प्रतीक जैसे कि कार्बन का C हुआ ना भाइयों, आयरन का Fe हुआ, तो F हमेशा बड़ा लिखेगा, जो पहला अक्षर लिखाएगा वो हमेशा बड़ा लिखाएगा। सोडियम का Na होता है भाइयों, तो N बड़ा A छोटा है, तो वही पूछ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाइयों, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। पहला अक्षर जो होगा हमेशा बड़ा होगा। ठीक ना भाइयों, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, जेई, LP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, NTPC के ही मिलेंगे आपको, और मैं डेली रात 9 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, साइंस प्रैक्टिस सेट। ठीक ना भाइयों, 9 PM में। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज बिहार दिवस है भाइयों, 22 मार्च, तो एक बिहारी, जय हिंद जय भारत।